thousands of the people across the globe are waiting. Shri Sunil Devdhar ji. Sunil Devdhar ji is the National Secretary of BJP. I wanted to introduce him by quoting just a few of his contributions and achievements. People might be awestruck hearing to these. He is a Maharashtrian man behind the BJP sweep in Tripura. And he is a former RSS man who has made BJP state in charge of Tripura ahead of the assembly elections. He was PM Modi's campaign manager in Varanasi during 2014 general elections. Before that, he worked as BJP's poll strategist from Dahod district, Gujarat in 2013 under then CM Modi. He was marked for his performance in 2013 Delhi elections when he worked from South Delhi against Arvind Kejriwal, helping BJP win 7 out of 10 seats. Now I request Sunil ji to address the forum. श्री कृष्ण मोतलक इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सर्व माननीय जितने भी संघ के पदाधिकारी हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं और मुझे सुनने वाले और देखने वाले हजारों स्वयंसेवक बंधुओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं श्री कृष्ण मोतलक जी की पुण्यात्मा को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि त्रिपुरा में संघर्ष कर रहे थे और आप सब जानते हैं वहां पर 25 साल कम्युनिस्टों की जुल्मी सत्ता थी और हमारा चुनाव 2018 में होने वाला था। तो 2017 में मैं कांचनछेड़ा में गया था, वो स्थान जहां से संघ के 4 सीनियर प्रमुखों को वहां से किडनैप किया गया था और लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल रख के उनकी हत्या कर दी गई थी। और कांचनछेड़ा में मीटिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी मेन हाईवे के ऊपर मंच लगाकर वहां पर मीटिंग हो रही थी। और बाकी जिस तरह से वेस्ट बंगाल में सीपीएम ने टेरर का माहौल 34 साल वहां पर बनाए रखा था, उसी तरह से 25 साल त्रिपुरा में भी एक टेरर का माहौल वहां पर बनाए रखा था। वहां पर खड़ा रहकर मैंने उन 4 दिवंगत प्रचारकों को याद किया और उस सभा में, भारतीय जनता पार्टी की सभा में मैंने कसम खाई थी कि यहाँ से जहां मैं खड़ा हूं हाईवे पर, यहाँ से मुश्किल से कुछ मीटर पर वो वनवासी कल्याणाश्रम का प्रकल्प है जहां से हमारे 4 श्रेष्ठ प्रचारकों को, श्यामल कांति सेन गुप्ता जी को, सुधामय दत्त जी को, शुभंकर को, दिनेंद्र नाथ दे जी को किडनैप करके आतंकवादी लेकर गए थे। वहां से मैं केवल 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर खड़ा हूं, लेकिन मैं आज कसम खाता हूं कि जब तक इस राज्य से उन वामपंथियों को उखाड़ कर मैं नहीं फेंकूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इन चारों को वही असली श्रद्धांजलि होगी कि यहाँ से जो इसके लिए जिम्मेवार थे, से केवल क्रिश्चियन चर्च इसके लिए जिम्मेवार नहीं था, तो उस समय माणिक सरकार की जो गवर्नमेंट थी, जो नहीं चाहती थी कि संघ के प्रचारक, जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी उखाड़ने का प्रण हम सब लोगों ने मिलकर लिया था। साथियों, अगर ये हिम्मत हम जुटा पाए, मुझे उसके बाद में कई इंटरव्यूज में पूछा, मैंने सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया। मैंने बताया कि ये जो आप त्रिपुरा के विक्ट्री के हीरो वीरो बोलते हैं, ये सब झूठ है। नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व ने एक हिम्मत त्रिपुरा के लोगों को दिलाई और उसके बाद में फिर पार्टी रहती है, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर काम करते हैं, रचना रहती है और बलिदान देने वाले कई सारे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, जिनके कारण एक संघर्ष करके हमने उसको उखाड़कर फेंक दिया। लेकिन मीडिया के लोग मुझे पूछते थे कि ये कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बूथ स्तर तक उनका मैनेजमेंट होता है, एक एक आदमी का उनके पास हिसाब होता है, उनके साथ आप कैसे लड़ सकोगे, कैसे जीतोगे, चुनाव से पहले पूछते थे। तब मैंने उनको सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देखो, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट जरूर होगा,
लेकिन हम लोग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और बचपन से हम लोग शाखा चलाते समय पहले हमारी होती है, पट के अंदर गटों की व्यवस्था रहती है, गटों के अंदर गटनायक रहते हैं और इन गटनायकों की बैठक लेकर मुख्य शिक्षक कार्यवाह शाखा चलाकर साल 2 साल 4 साल तैयार होते हैं और उसके बाद में इसी तरह से अनुभव लेते लेते एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूरे देश भर में खड़ा किया है। तो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड कैडर बेस्ड पार्टी के साथ लड़ने जा रही है। उनको आप पूछिए उनको कैसा लग रहा है, हमें कुछ नहीं लग रहा है, हम कॉन्फिडेंट है हमारी विक्ट्री के लिए। मैंने अपने हर वक्तव्य में इस जीत का क्रेडिट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी राज्यों में आज सरकार में है, लेकिन ये सरकार में आने का श्रेय जरूर पार्टी के संघर्ष को जाता होगा, लेकिन सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने अपने जान की बाजी लगाकर वहां पर संघर्ष किए हैं और वहां पर संघ का काम खड़ा किया है। अपने मौत को गले लगाकर, चाहे मधुमंगल शर्मा जी हो, चाहे शुक्लेश्वर जी हो, ऐसे कई सारे संघ के जो स्थानिक पदाधिकारी थे, मतलब ये लोग प्रचारक नहीं थे, ये लोग प्रचारक नहीं थे, ये अपने नियमित अपना परिवार था और वो अपना जीवन यापन करते करते संघ का काम करते करते उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे लोगों ने वहां पर काम किया, बाहर से जाकर प्रचारकों ने बलिदान दिया है। प्रमोद नारायण दीक्षित जी ने बलिदान दिया पुणे से जाकर, ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी ने उत्तर प्रदेश से जाकर बलिदान दिया है। ऐसे कई सारे प्रचारक, मुरली जी ने बलिदान दिया है जो केरल से गए थे, उन्होंने असम में बलिदान दिया है। मैं जब इन सब बलिदानी वीरों को याद करता हूं तब हम सब लोगों ने स्वर्गवासी श्री कृष्ण मोतलक जी को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि मैं दावे के साथ बता सकता हूं 1991 में जब वो क्षेत्र प्रचारक करके पूर्वोत्तर भारत में आए, वो पहले से पूर्वोत्तर के साथ परिचित थे। क्योंकि अब मुझे वर्ष याद नहीं है, कई लोगों ने बताया कि संघ शिक्षा वर्ग लेने के लिए उनको भेजा था और वहां पर मुख्य शिक्षक करके या शिक्षक करके गए थे और कुछ दिन गुवाहाटी महानगर प्रचार भी है और शायद तेजपुर विभाग में भी रहे होंगे और उसके बाद में वो पश्चिम बंगाल आए थे। पश्चिम बंगाल में लंबा समय कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर जब ग्राउंड जीरो पर आरएसएस कार्यकर्ताओं का दमन करती थी, मारपीट करती थी, शाखा चलाने नहीं देती थी, ऐसे समय में सामान्य स्वयंसेवकों से लेकर बाहर से आए हुए प्रचारकों तक सभी का हौसला बढ़ाने का अनुभव जिस व्यक्तित्व के पास था, वो व्यक्तित्व श्री कृष्ण मोतलक जी थे। सुनील पद गोस्वामी जी ने ये सारी चीजें अनुभव की है, क्योंकि उनको लंबा समय मोतलक जी के मार्गदर्शन में काम करने का प्रचारक के नाते अनुभव प्राप्त हुआ है। ऐसे और भी बंगाल के प्रचारकों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। लेकिन मैं एक विशेष बात आप सबको बताना चाहता हूं। असम राज्य में संघ का काम जैसे संघ को चाहिए वैसे चल रहा था, संघर्षमय था, हत्याएं होती थी, लेकिन संघ खड़ा रहा है। मणिपुर में इसी प्रकार का काम, वहां पर भास्कर राव कुलकर्णी जी का बड़ा योगदान है, वहां पर जो वहां मैतेई भाषा सीखकर उन्होंने वहां पर काम खड़ा किया है। जो अपने आप को हिंदू बोलते थे, ऐसे समाज में संघ का एस्टेब्लिश काम था। बिल्कुल बाबूराव मोलकर जी ने आकर उस काम को 1946 में शुरू किया था, दादाराव परमार्थ जी ने आकर शुरू किया था, वो काम था। लेकिन जो पहाड़ी राज्य थे, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये जो राज्य थे, इन राज्यों में जो जनजातियां थी उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम नहीं था। वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से सुदर्शन जी जब क्षेत्र प्रचारक के नाते वहां गए, तब उन्होंने इसकी दूरदर्शिता से इन सभी जनजातियों में जो हिंदू बंधु थे उनमें कल्याण आश्रम के माध्यम से अपना पैर फैलाना शुरू किया था। लेकिन संघ का काम नहीं था, शाखा नहीं थी, गणवेश नहीं थे, उत्सव का सेलिब्रेशन नहीं था, ये जो अपना एक टिपिकल कार्य पद्धति वो नहीं थी। और उस समय माननीय होवे शेषाद्री जी जो अब नहीं रहे, वो जब माननीय सर कार्यवाह थे, तब उन्होंने और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने एक योजना बनाई
और अलग अलग राज्यों को गोद दिया। जैसे पश्चिम बंगाल को त्रिपुरा गोद दिया, मणिपुर को कर्नाटक को गोद लेने के लिए कहा। उस समय नागपुर प्रांत और बाद में विदर्भ प्रांत को, अरुणाचल प्रदेश को गोद लेने के लिए कहा गया। उत्तर प्रदेश के चाय बागान क्षेत्र को असम के चाय बागान क्षेत्र में प्रचारक भेजने के लिए बताया और केरला से असम में तो इन दो राज्यों ने मिलकर गोद लिया। इस तरह से मेघालय और मिजोरम ये तीन ऐसे राज्य थे जो मेजॉरिटी क्रिश्चियन थे। वहां पर अरुणाचल प्रदेश में मेजॉरिटी क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन ये तीन राज्यों में मेजॉरिटी क्रिश्चियन थे। वहां के हिंदू भी अपने आप को हिंदू नहीं बोलते थे, अपने स्वयं की पूजा पद्धति का नाम लेते थे। वो बोलते थे हम खासी धर्म में है, हम गारो धर्म में है, वो हिंदू नहीं बोलते थे। ऐसे राज्यों में संघ का काम खड़ा करने का दायित्व महाराष्ट्र प्रांत को दिया। हमारे प्रांत प्रचारक मुकुंदराव पणशीकर जी थे। उस समय मुझे प्रचारक के नाते भेजा गया। उस समय सुनील किटकरू को अरुणाचल भेजा गया। ऐसे कई सारे नए तरुण प्रचारकों को ये पहाड़ी अंचल में प्रचारक भेजा गया। उनको पता नहीं था वहां संघ का काम कैसे करना है। दे वर डायरेक्शनलेस, उनको पता नहीं था, क्योंकि वहां पर शाखा का कोई अस्तित्व खड़ा करना मुश्किल था। केवल आतंकवाद की बात नहीं थी, वहां के जनजातियों में मानसिकता की बात थी। And I will be lifelong grateful to श्री कृष्ण जी मोतलब। ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं आज भी मुझे दिल भर के आता है जब मैं याद करता हूं 2 साल में शिलोंग में संघर्ष कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं काम कैसे करूं। वहां पर जनजातियों में काम खड़ा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 साल बाद माननीय श्री कृष्ण मोतलक जी से मैंने मुलाकात की और मैंने मोतलक जी को कहा, मोतलक जी मैं नहीं कर पा रहा हूं, आई एम ए फेल्यूर प्रचारक। मैं 91 में यहां पर आया हूं, 93 आ गया है, लेकिन आज तक मैं किसी भी पद्धति से जनजातियों में काम नहीं कर सका। शिलोंग के बंगाली और मारवाड़ी स्वयंसेवकों ने मैंने वापस उत्साह भरा, नई शाखाएं चालू की। ऐसे दंगे हो गए 1992 में, सब शाखाएं बंद पड़ गई। और जब ढांचा गिरने के बाद, बाबरी ढांचा गिरने के बाद जब संघ पर पाबंदी आई, तब तो सारे स्वयंसेवक कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे बात याद आ रही थी, सुदर्शन जी ने बताया था, मेघालय में काम मतलब खासी जयंतियाओं में काम, तुमको वहीं पर जाकर काम करना है, खासी भाषा सीखनी है, उस जनजातियों में आरएसएस संघ को खड़ा करना है। मैं कर नहीं पाया था। मुझे पता है आप सब लोगों को मोतलक जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, सुनील तुम 2 साल शिलोंग में प्रचारक के नाते टिके, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस जनजातीय अंचल में टिकना जरूरी है। तुम वहां पर अड्डा मारकर बैठे रहो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यू कैनॉट इमेजिन, ये 2 लाइनें, लेकिन हम जैसे प्रचारकों के लिए कितनी बड़ी संबल है, कितना बड़ा मार्गदर्शन है, कितना हिम्मत देने वाली चीज है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। शिलोंग कार्यालय में बैठा हुआ सुनील देवधर, या हमारे नागालैंड में बैठा हुआ उदय सोनटक्के, या डॉक्टर शेखर कुटास्कर जो जाकर मिजोरम में बैठा हुआ है, सुनील किटकरू अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, और उनको पता नहीं है बाहर पड़ने के बाद हत्या हो सकती है, मारपीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन टू यू। और फिर ऐसी स्थिति में ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं, ये रक्षाबंधन कहाँ समझेंगे, ये भगवा झंडा कहाँ समझेंगे, गुरु दक्षिणा कहाँ समझेंगे, इनके अंदर कैसे हम संघ की सिस्टम लेकर जाए। वी वर ऑल कंफ्यूज्ड। ऐसे समय में आप लोगों को मानना पड़ेगा मोतलक जी को। मोतलक जी बोलते थे, शशि जी को याद होगा, 7 दिन में मेघालय का प्रवास में जा रहा हूं। 7 दिन मेघालय का प्रवास, जहां पर कोई संघ का काम नहीं है। क्षेत्र प्रचारक हमें 7 दिन समय देता है। 7 दिन तुम्हारे साथ कार्य जाकर गपशप करूंगा, बट आई वॉन्ट टू कम टू मेघालय। यहाँ जितने भी वो प्रचारक है जो जनजातीय अंचल में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में प्रचारक थे, उनका पूछिए, वो लोग बताएंगे कहीं 5 दिन। और ये रात्रि निवास की जो आंकड़े में बता रहा हूं, क्योंकि 1 रात रात्रि निवास करना मतलब 2 दिन पूरे नहीं होते हैं।
जब आप 2 रात रात्रि निवास करते हैं तब एक पूरा दिन 24 आवर्स आप देते हैं वहां पर। इसलिए जब कोई कहता है मैंने 3 रात निवास किया, मतलब उसने 2 दिन पूरे दिए। जब 7 दिन क्षेत्रीय प्रचारक रात्रि निवास के लिए दे रहे, मीन्स ही इज गिविंग कंप्लीट 6 days पर, और उनको लेकर जाने लगा। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो बाजार बस होती है, बाजार, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी। मैं शिलोंग में प्रचारक था, 3 साल बाद मुझे स्कूटर मिली है। 3 पैदल चले, मैंने मेरा 25 kg वजन घटाया है पैदल चल के। और मोतलक जी जब प्रवास में आए तब बाजार बस के अंदर आदमी कूट कूट कर भरा हुआ है, सारा बाजार का सामान डाला हुआ है। सुअरों को बांधने, पोर्क जो है जिंदा सुअरों को बांधकर ऊपर में रखा हुआ है, कुछ सुअर अंदर बांध के रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सब लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, जनजातीय बंधु हमारे, धुएं से पूरी बस भरी हुई है। ऐसे बस में मोतलक जी ने मेरे साथ प्रवास किया है। This experience is nobody going to share to you, only I can share, Sunil Kitkaru can share, or other people can share. Motlak ji was a great personality. नागपुर से निकला हुआ प्रचारक, जो एक साँचे से निकला हुआ प्रचारक है, वो साँचे से बाहर निकल के वो एनकरेज करता है ऐसे प्रचारकों को, उनका हौसला बढ़ाता है, उनके साथ आकर निवास करता है। अदरवाइज क्षेत्र प्रचारक आने वाला है तो कितनी बड़ी तैयारियां रहती है। क्षेत्र प्रचारक के लिए बैठकें कौन सी होगी, क्षेत्र प्रचारक का जब प्रवास होगा तब बौद्धिक वर्ग में ज्यादा से ज्यादा संख्या रहनी चाहिए, बैठक में ये श्रेणी के लोग आने चाहिए। एक बड़ा इवेंट रहता है क्षेत्र प्रचारक का प्रवास, कम से कम हमारे जमाने में तो हुआ करता था। बट वेयर देयर वाज नथिंग, इवन देन क्षेत्र प्रचारक इज ट्रैवलिंग। नॉट ओनली दैट मच, केवल इतना नहीं है, सुनील देवधर मेघालय में प्रवास कर रहा है, मेघालय में प्रचारक है। विनय तारे वो वहां पर अरुणाचल में एक पासीघाट में जिला प्रचारक है। नागपुर में आने के बाद मोतलक जी इन सबके घर में जाते थे, क्योंकि इनके सबके घर के लोग टेंशन थे, हमारा बेटा ऐसी जगह पर प्रचारक है जहां नहीं पता नहीं वो जीवित वापस आएगा या नहीं आएगा। पुणे में जाते थे, मेरे माताजी पिताजी से मिलते थे, मुंबई में होते थे तो मुंबई में मेरे भाई से जाकर मिलते थे। मुझे याद है मोतलक जी पर्सनल रिलेशनशिप जोड़ने में और उसको टिका के रखने में एक मास्टर माइंड व्यक्ति थे। उनके ऊपर ग्रंथ लिखा जा सकता है। मुझे याद है जब मैं संघ का प्रचारक नहीं रहा और मैंने माय होम इंडिया नाम, में बीजेपी में भी नहीं था, और माय होम इंडिया नाम से नॉर्थ ईस्ट के लिए देशव्यापी काम में करना शुरू किया। ऐसे समय में दिल्ली में एक बार वो आए थे, वो उस समय अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख बन गए थे, और सह प्रचार प्रमुख के नाते वो दिल्ली में 7 दिन रहने वाले थे। उन्होंने मुझे केशव कुंज कार्यालय में बुला लिया, मुझे बताया वो हिमाद्री दास है जो उधर दिल्ली में, अब मुझे याद नहीं हिमाद्री दा, ये हिमाद्री दा नहीं जो अरेंज करे, वो दूसरे हिमाद्री दा है, वो भी बंगाली। He is my elder brother. He is Niladri Das. He is my elder brother Niladri Das. ये आपका द्री कॉमन हो गया ना, इससे मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये नीलाद्री दास, और नीलाद्री दास जी की पत्नी का नाम क्या है? विदिशा दास। विदिशा दास। मतलब ये 2 लोगों के घर में, उनके छोटे से घर में मोतलक जी मुझे लेकर गए, और बहुत दिन बाद प्योर बंगाली खाना जो मुझे प्राण से प्यारा है, 5-7 सब्जियां, मछली बिछली वगैरह साथ में बैठकर, ऐसे लगता था ना ये नीलाद्री दास हो या मधुमंगल शर्मा जी की बेटी जो उधर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहती थी, 4थे माले पर पैदल चढ़ के जाना, नो लिफ्ट। मोतलक जी उस उम्र में 4 माले चढ़कर उसके घर में जाकर, हम सब लोगों को ये फीलिंग आता था हमारे दादाजी आ गए, नथिंग अदर देन दैट, हमारे दादाजी आकर गए हैं। ये फीलिंग अगर आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रखकर स्वयंसेवक बंधुओं, मोतलक जी आपके घर में आकर जाने के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ये संघ का अधिकारी आया है, आपको लगा होगा पितृतुल्य व्यक्ति आया है, हमारे दादाजी नानाजी जैसा प्यार करने वाला व्यक्ति आया है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसकी तुलना दुनिया में किसी भी चीज से नहीं हो सकती। और मैं कह सकता हूं
कि श्री कृष्ण मोतलक जी ऐसे अकेले प्रचारक नहीं है, ऐसे अकेले व्यक्तित्व नहीं है। हजारों प्रचारक जो आत्मीयता से जोड़ते थे। मैं और एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मेरे घर में एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। ऐसा संकट था कि जिसके कारण मुझे मेरे घर में रहना आवश्यक था। माताजी पिताजी बुजुर्ग थे और वो बहुत हरकत में आ गए थे, बहुत संकट में आ गए थे, बड़े टेंशन में आ गए थे। बैठा कोलैप्स हो गया और सारा परिवार बच गया। ऐसे समय में मुझे मजबूरी थी घर जाना और हर महीने मुझे घर जाना, ये एकमात्र सॉल्यूशन था। क्योंकि शिलांग में आरएसएस का काम चालू हो गया था, मैंने खासी भाषा सीख ली थी, खासियों में जाकर संघ शाखा लगाना शुरू किया था। ये 1994-95 की बात है। उस समय संघ का प्रवेश जनजातियों में हो चुका था। इट वॉज ए बिग ब्रेक थ्रू, आइस ब्रेकिंग। ये आइस ब्रेकिंग शब्द जो है ये मोतलक जी ने मुझे बताया है, सुनील तुमने आइस ब्रेकिंग काम किया है। तो वो काम चालू हो गया था और मैं मेघालय छोड़कर 6 महीना घर में जाकर रहना संभव नहीं था, नुकसान होता था। प्रचारक कभी इतने बार घर आता जाता नहीं है, लेकिन मोतलक जी ने आसाम प्रांत के सभी लोगों को कन्विंस कराया और मुझे ये एक रियायत दे दी कि महीने में 8-10 दिन तुम अपने घर में रहना, लेकिन बाद में कम से कम 1 महीना मेघालय में आकर रहना। और मैं ट्रेन से आता जाता था तो हमेशा कलकत्ता कार्यालय में रहता था। कलकत्ता कार्यालय में सभी ने मुझे बहुत प्रेम दिया, सुनील पद गोस्वामी जी से वहां हरिदा कार्यालय प्रमुख थे। लेकिन उनमें कई प्रचारकों ये चर्चा का विषय रहता था, ये कैसा प्रचारक है, ऐसे मतलब ये मैं बता रहा हूं ना, आउट ऑफ द बॉक्स आकर थिंकिंग कि ये प्रचारक का घर जाना भी जरूरी है, ये घर कोलैप्स हो जाएगा तो ये काम नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर ये घर जाएगा तो मेघालय का काम कोलैप्स होगा। जो संघ की चौखट हमारा विचार है, मुझे मोतलक जी ने सहयोग करके उस समय उस संकट से बाहर निकाला। और बाहर निकाला इसलिए 1995 में वो संकट आया। 1998 का काम करते वहां पर जो मेरा जिला प्रचारक आया था उसको एस्टेब्लिश करके उसके बाद में मैं प्रचारक के नाते महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। मुझे याद है, आत्मीयता की बात है, मेरी एक आदत है, मैं सबके जन्मदिन नोट डाउन करता हूँ और उनको जन्मदिन पर विश करता हूँ। रोज 5-7 लोगों के जन्मदिन, मेरे पास 1000-1500 लोगों का डेटा है। वो मैंने प्रचारक निकलते समय मेरे माननीय संघ चालक जी ने मुझे किताब भेंट दी थी, डेल कार्नेज की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें एक मुद्दा है कि आप लोगों के जन्मदिन याद करो, उनको विश करो, लोग जोड़ने का एक तरीका है। मैंने मोतलक जी का भी जन्मदिन नोट डाउन किया, गपशप में नोट डाउन किया। 25 अक्टूबर उनका 1936 का जन्म है, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया था। और मैंने अरेंज करके उनके 60 साल पूरे होने वाले थे 1994 में, हाँ 1934 का उनका जन्म है, और मैंने उनका ऐसा प्रवास मांग लिया कुशलता से कि वो शिलांग में रहेंगे। एंड ऑन 25 अक्टूबर 1994 ही वाज इन शिलांग। और मैंने उनको बताया नहीं, आर्य समाज में मैंने पूजा रखी, आर्य, क्योंकि संघ का बहुत नेसेंट काम था, बहुत ज्यादा नहीं था 1994 में। और मैंने वहां प्रमुख स्वयंसेवकों को, खासी समाज के कुछ गणमान्य लोगों को वहां बुलाया और मोतलक जी को कुछ बताया नहीं, और डायरेक्ट मैंने बताया बैठक है, वहां बैठक में आपको आना है। जाकर देखते हैं तो होम हवन हो रहा है, और वहां पर बैठकर मैंने बताया मोतलक जी आज आपको 60 साल पूरे हो गए, 61 वर्ष में आपका प्रवेश किया, आप तो संघ के प्रचारक हो, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर बर्थडेज। और नहीं तो हम लोगों में 61 बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, किसी के भी 60 साल पूरे होते हैं तो सारा परिवार जो है ये उनकी 61 मनाता है। मुझे मालूम है ये संघ का प्रचारक है, इनके सारे रिलेटिव्स अगर नहीं ये लोग चाहेंगे भी तो मोतलक जी नहीं जाएंगे, 61 के लिए अलग से समय नहीं देंगे, वो अपने काम को प्रायोरिटी देंगे। मैंने उनकी 60 बोल सकते हैं, 61 बोल सकते हैं, वो कार्यक्रम शिलांग में मनाया। तब उन्होंने मुझे बताया, मतलब एक मैं बताता हूँ ना, मुझे पिता समान उनके प्रति भावना मन में निर्माण हो गई थी। बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, अंतिम एक विषय बताकर मेरा विषय समाप्त कर रहा हूं।
टाइम हो गया है और बहुत सारे वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व को रखा है। मेरे घर में बहुत बड़ा संकट आया था ना, तब एक बार वो मुंबई में आए थे और मैं चुका था, मन से टूट चुका था। आई वाज लिटरली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम इनसाइड। मैं मुतलक जी के सामने बैठा और मैंने बताया, मुतलक जी मुझे मेरी प्रचारक जीवन यात्रा बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है हाउ आई कैन सर्वाइव माय फैमिली, बेसिकली माय पेरेंट्स। उस समय मुतलक जी ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा, सुनील, भगवान व्यक्ति को उतने बड़े संकट देता है जितनी बड़ी उसकी क्षमता रहती है उसको टैकल करने की। तुम्हें मालूम है भगवान ने इतना बड़ा संकट क्यों दिया है? क्योंकि भगवान जानता है तुम्हारे अंदर क्षमता है, इस संकट को तुम लड़ सकोगे। कैन यू इमेजिन क्या पूंजी थी वो? अगेन 2 लाइन, 2 लाइन उन्होंने मुझे बताए और उन्होंने मेरे अंदर का वो जो हनुमान के अंदर की क्षमता जागरूक करने की बात, तो हनुमान वाढ़ता वाढ़ता वाढ़े भेदिले शून्य मंडला, वो उड्डान करके लंका चला गया, उसकी शक्ति की याद दिलाई। मुतलक जी ने मुझे सिर्फ एक लाइन में मेरे अंदर की शक्ति की मुझे याद दिलाई कि निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरे वाणी में युग का आह्वान है रे। ये सिर्फ गाना गाने की चीज नहीं है, व्यक्ति के अंदर की क्षमताओं को याद दिलाने का काम सीनियर प्रचारक का दायित्व होता है। जब आपका जूनियर डाउन हुआ है, आपका स्वयंसेवक डिमोरलाइज हुआ है, उसका के सब तरीके, कोई ऐसा तरीका मुतलक जी ने नहीं बाकी रखा कि जो इसको मुझे मॉरल बूस्ट करने का काम। I can share many thoughts, I can share many incidences, I have number of incidences जो यूनिक है, और इसलिए जब कभी कोई इसके ऊपर लिखेगा जरूर बताऊंगा। और मैं आज दावे के साथ बता सकता हूं कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं प्रचारक नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में नेता के नाते काम कर रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि मैं व्यवस्था से प्रचारक नहीं हूं, मैं मानसिकता से प्रचारक हूं। और ये मानसिकता से प्रचारक ना अकेला मैं हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मानसिकता से प्रचारक है, मैं दावे के साथ बता सकता हूं। और ऐसे लोगों का निर्माण जिन हजारों प्रचारकों ने किया है, अपने व्यवहार से उनको सिखाया है, भाषण से नहीं सिखाया है। मुतलक जी ने भाषण से नहीं सिखाया है लोगों को, अपने व्यवहार से सिखाया है। सिंपलिसिटी कैसे होनी चाहिए उन्होंने भाषण से नहीं सिखाया, खुद सिंपल रहकर लोगों को दिखाया कि ऐसी सिंपलिसिटी होती है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कैसे होता है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे समय में मुतलक जी प्रचारक थे जब सारे नॉर्थ ईस्ट के अधिकारी बहुत भयंकर टेंशन में थे। एक के पीछे एक प्रचारकों की हत्या हो रही थी और प्रचारक की डेड बॉडी केशव धाम में आना, कैन यू इमेजिन कि जिनके साथ वर्षों तक काम किया है, जो घर बार छोड़कर आया उसको आतंकवादी गोली मारकर जाता है और उसकी डेड बॉडी केशव धाम कार्यालय में आती है, और उस समय रहने वाले बाकी प्रचारकों का मानस क्या हो गया होगा। इस रामचंद्र सहस्त्रभुजनी जी ने झेला है, इसको रामदा ने झेला है। आज उसका वर्णन करने के लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। ऐसे समय में जो क्षेत्र प्रचारक वहां आता है और हिम्मत बढ़ाने का काम खुद प्रवास करके, निडरता से खुद प्रवास करके, ये तो एक शेर था, ये सब शेर थे जो प्रवास करते थे, ये डरते नहीं थे। ये वास्तविक में पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते का जीवंत उदाहरण थे जो आज अमर हो गए। ये काया इस मातृभूमि के काम आए तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। नियमितता से सिर्फ प्रार्थना में बोलने वाले लोग नहीं थे, ये अपने जीवन में आचरण में लाकर लोगों को आदर्श देने वाले लोग में से हमारे शशि जी भी वैसे ही है। उनको अच्छा नहीं लगेगा उनके बारे में मैं ये सब बोलूंगा, क्योंकि ये लोग इतने समर्पित है कि इनको इनके बारे में अच्छा बोला गया हुआ भी बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा एक अजीबोगरीब आइडियल डॉक्टर हेडगेवार जी ने हमारे देश में निर्माण किया है, जो करता तो सब कुछ है लेकिन चाहता नहीं है कि हमारे बारे में कोई चर्चा भी करे। इसलिए मुतलक जी भी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर कोई किताब लिखे, मुतलक जी भी नहीं चाहते थे कि उनके नाम से कुछ इस दुनिया में हो। अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख was the perfect work given to him।
क्योंकि वो प्रचारकों को नरिश करना, प्रचारकों को मोटिवेट करना, प्रचारकों को ग्रुप करना, इसके लिए जितनी सारी क्वालिटीज थी वो सब उनके पास थी। माननीय मदन दास जी अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख थे और श्री कृष्ण मुतलक जी अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख थे। आप इस देश में उस जमाने में रहे हुए सारे प्रचारकों से बात करके देखिए, सब आपको बताएंगे कि उस समय वो सभी देश का प्रवास किए, सभी प्रचारकों के साथ 1 to 1 he was a good listener and one who is a good listener can become a good motivator, and that is why Sri Krishna Mutlak ji was a great listener। शांत बैठकर वो सामने वाले की बात, नहीं तो हम प्रचारकों की आदत क्या रहती है मालूम है, कहीं भी पहुंच गए बकबक चालू कर दी, बौद्धिक वर्ग चालू कर दिया। नहीं, मुतलक जी शांति से सुनते थे। मैं अभी अभी की बात बताता हूं, मैं अभी आंध्र प्रदेश का सह प्रचारक हूं, अभी प्रचारक शब्द आ रहा है, सह प्रभारी हूं भाजपा का। लेकिन हमारे मधुकर जी ये अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक, जिनको अभी पार्टी में दिया है, जो प्रदेश संगठन मंत्री है। मुझे मुतलक जी के स्वर्गवास का पहला व्हाट्सएप उनसे आया, मैंने एकदम देखा एंड आई वाज शॉक्ड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका उस दुख को। मैं 5 मार्च को मुझे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने समय दिया था मिलने के लिए नागपुर में। सरसंघ चालक जी से मिला और अपने आप मेरे कदम जो है पहले माले की कॉर्नर की रूम में चले गए जहां मुतलक जी थे, और मैं मुतलक जी के साथ बैठकर आधा घंटा बातचीत किया। उसमें सुनील तुम्हारा जलपान हुआ है कि नहीं, तो मैं जलपान करके आया था। फिर भी वो सामने रखा हुआ एक डब्बा खोल, तो मैंने वो डब्बा खोला, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स थे, वो मेरे हाथ में रखे। आया है उसको कुछ ना कुछ देना, आई हैव टू गिव समथिंग, वो मेरे पास आया हुआ है, मुझे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से दिए, उससे उनका मन नहीं भरा, चाय बनाने के लिए बताई। फिर वो दूसरा छोटा वाला डब्बा निकाल, ए नहीं उल्टा उल्टा उल्टा, फिर वो वाला डब्बा निकाल कर फिर उसमें से निकाल कर बिस्किट मुझे खिलाए। बाद में जो मुतलक जी को बहुत अच्छा नहीं लगता था वो मैंने काम किया, मैंने उनके साथ सेल्फी, मेरे आजीवन मेरे लिए वो संबल है, मैं अपने पास रखूंगा, जो 5 मार्च को उनके साथ खींचा था। उसके बाद में ये बात भी हुई थी, एक बार पुणे में वो आएंगे, उनके भतीजे के पास मुंबई में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, उनकी इच्छा थी आने की। मैंने कहा था आप जब भी आने वाले होंगे मुझे बताइए। उन्होंने कहा तुम कब रहने वाले हो पुणे में? मैंने कहा छोड़ो ना मुतलक जी, मैं कब रहने वाला हूँ, आप कब रहने वाले हो बताओ, उस समय में मेरा प्रोग्राम बनाऊंगा, मेरा प्रोग्राम मेरे हाथ में रहता है। लेकिन जब मुझे ये संदेश मिला मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुतलक जी जैसे व्यक्ति कभी जाते नहीं है, वो हम हमेशा उनके अनुभवों से, उनके उदाहरणों से, उनके विचारों से, उनके व्यक्ति जिंदा रहते हैं। मुतलक जी आज भी जीवित है, उनके अनुभव हमारे साथ है, उनका व्यक्तित्व हमारे साथ है। जो हमारे अभी प्रांत के बीजेपी के संगठन मंत्री बने हैं, उन्होंने मुझे बताया जी ये मधुकर, ये मैं जब प्रचारक नया नया निकला तब हमारी पहली प्रचारक बैठक में मुतलक जी आए थे, वहां पर वो सह प्रचारक प्रमुख के नाते आए थे और मेरे साथ 1 to 1 बातचीत हुई थी। मैंने अपने मन की सारी बातें उनको बताई थी। मतलब एक नया प्रचारक है जो एक ही बार मुतलक जी को मिला है, सुना है, but he also could not forget this great personality. He was a pious soul, great पवित्र आत्मा थे। मुतलक जी को हम सब मिस करेंगे आजीवन। आने वाले दिनों में ऐसे हजारों प्रचारक इस देश को, इस दुनिया को आवश्यक है, इस बात को हम नहीं भूले। और आने वाली जनरेशंस, आप कई यहाँ पर ऐसे मुझे सुन और देख रहे होंगे जिनके बच्चे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ मुतलक जी को श्रद्धांजलि देकर मत जाइए यहाँ से। आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी अगली जनरेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक बने। आप ये कोशिश कीजिए जब आपकी अगली जनरेशन का युवा कहेगा पापा मुझे प्रचारक जाना है, तो डोंट एवर स्टॉप हिम, एनकरेज हिम। मैं जब प्रचारक निकला मेरे पिताजी ने मुझे एनकरेज किया तुम जाओ प्रचारक, और मैं जाने के बाद 16 दिन बाद प्रमोद नारायण दीक्षित जी की हत्या हुई, न्यूज़पेपर में खबर छपी दीक्षित जी की हत्या हुई है। मेरे माँ ने मुझे पत्र लिखा, सुनील तुम महाराष्ट्र में आकर प्रचारक रहो, कितना भी काम करो, नॉर्थ ईस्ट में मत रहो। और पिताजी को पत्र दिया और पिताजी को कहा यही मैंने लिखा है, आप भी यही लिखिए, सुनील को बुला लीजिए।
पिताजी ने कहा मैं ऑफिस में जाकर पत्र पूरा करता हूं। ऑफिस में जाकर उन्होंने मां के पत्र के पीछे 4 लाइन लिखी। उन्होंने कहा सुनील, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मैं और तुम्हारी मां, हम दोनों का जो जीवन है वो तुमको, लेकिन लड़ाई पर गए हुए बेटे को वापस आओ, ये मुझसे तुमको कहा नहीं जाएगा तुझा दादा। इस तरह से अपने बेटे को एनकरेज करने वाले आप पिता बनिए, माता बनिए। और ऐसे प्रचारक और भी निकले, मुतलक जी जैसे लोग इस देश को और दुनिया को आवश्यक है। उसी के साथ साथ श्यामल कांति सेन गुप्ता जैसे जो प्रचारक नहीं थे लेकिन गृहस्थी अधिकारी थे, ऐसे जिन्होंने अपना सारा जीवन संघ को दिया और बलिदान दिया, ऐसे भी कार्यकर्ताओं की आज आवश्यकता है। इतना ही बताकर उस पूर्ण के स्मृति में कोटि कोटि वंदना करके करता हूं।